पिछली वीडियो में हमने इधर तक पढ़ लिया था ना, तो अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं आगे से जैसा पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। जैसे कि ये है हमारी बीम का सेक्शन, ये न्यूट्रल एक्सिस उसके ऊपर कंप्रेशन है और नीचे टेंशन होती है। बी विड्थ है बीम की और डी डेप्थ है। एक्स है, एक्स ए है, एक्सिस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और डी में से माइनस कर दो एक्स ए को, तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा हमें। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम WSM डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या कहते हैं कि ऊपर वाला जितना ही पार्ट है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला, ठीक है, वो कंप्रेशन लेता है, हमें पता है। ठीक है, वो कंक्रीट होता है जो कंप्रेशन लेता है। कंक्रीट क्योंकि गुड होता है कंप्रेशन में। और नीचे जो टेंशन वाला जोन है, उधर हमारा जो इफेक्टिव होता है वो होता है हमारा एनफोर्समेंट स्टील। और जो इधर कंक्रीट पड़ा होता है इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड करते हैं, ठीक है, डेरिवेशन, तो उस केस में जो हम इस एरिया ऑफ स्टील है ना, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कंक्रीट में। इतनी स्ट्रेंथ कितने कंक्रीट में होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉडुलर रेशियो। ठीक है, तो ये हो जाएगी कंक्रीट इक्वल हो जाएगा हमारा M इंटू एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है, ये इसके बराबर होगी ये चीज़। फिर उसके बाद ये हमारा आ जाए न्यूट्रल एक्सिस। ये ऊपर लीनियर बनता है इसका रिलेशन स्ट्रेस स्ट्रेन का हुआ। ये ऊपर सिग्मा CBC है, ये लेस होता है हमारा जो कंक्रीट में आती है स्ट्रेस। ठीक है, सिग्मा CBC क्या है, ये कंप्रेशन बेंडिंग वाली। ठीक है, और टी ये क्या है, जो स्ट्रेस आ रहा है स्टील में। इसमें ये वाला फॉर्मूला हमें याद करना है। इसमें इसने क्या किया कि जैसे कि एरिया क्या हमारा बीम का B इंटू एक्स ए, ये एरिया आ जाएगा। इसका हमने मूवमेंट लेना है, एरिया मूवमेंट निकालना हमने। ठीक है, यही किया है, ये हमारा एरिया आ गया और वो आ गया ऊपर वाला डिस्टेंस। फिर आगे भी ये आ गया एरिया और ये आ गया न्यूट्रल एक्सिस से उधर का डिस्टेंस। ये हमारा स्टील है, ये हमारा स्टील है, ये न्यूट्रल एक्सिस, इन दोनों का डिस्टेंस क्या था, D माइनस एक्स के था ना। इससे भी न्यूमेरिकल बन सकता है, फिर वो कैलकुलेशन टफ हो जाती है। अगर इजी में बन सकता है, टफ हो गई तो फिर ये निकलेगा नहीं। फिर उसके बाद ये सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से इन्होंने किया इसको, ये डेरिवेशन हुई है। तो हमने याद रखना है कि जो हमारा सिग्मा C होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो होती है M इंटू सिग्मा CBC डिवाइड बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू डी क्या इफेक्टिव डेप्थ है, M क्या मॉडुलर रेशियो है, सिग्मा CBC की है ये बेंडिंग में जो कंप्रेशन होती है। ठीक है, ये सारा कुछ कांस्टेंट होता है M सिग्मा CBC। बस किसमें सिग्मा C किसमें डिपेंड करता है, सिग्मा ST पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन आता है। ये सिग्मा C है, वो किसके इन्वर्स होता है, सिग्मा ST के। तो इधर से वही टेंशन फोर्स भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मूवमेंट निकालनी हो, मूवमेंट आएगी फोर्स इंटू एरिया, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अब हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमने हैवी लार्ज स्पैन के स्ट्रक्चर बनाने हुआ। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा कंक्रीट का सेक्शन है, ठीक है, सीमेंट जो हम कोई भी सेक्शन है हमारा स्ट्रक्चर का, उसको हम पहले ही स्ट्रेस दे देते हैं, कंप्रेशन दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि नाम ही बता रहा ना प्री स्ट्रेस है। जैसे कि हमारी एक
ठीक है। ये हमारी बीम है, ठीक है। ऊपर कंप्रेशन होती है, नीचे टेंशन होती है। लेकिन हम इधर प्री स्ट्रेस में क्या करते हैं, हम नीचे जो टेंशन आ रही है ना, उधर हम कंप्रेशन देते हैं, ठीक है। कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे अपने से वो एंकरिंग करके स्ट्रेस जनरेट करते हैं, जो कंप्रेशन होता है। तो इससे क्या होता है कि प्री स्ट्रेस से हमारा जो टेंशन वाला कंक्रीट होता है ना, जो टेंशन में होता है कंक्रीट, वो भी हमारा इफेक्टिव रोल प्ले करता है इन कंक्रीट की कंप्रेशन में, ठीक है, हेल्प में करता है। इसकी वजह से क्या क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं। एक तो हमारा सेल्फ वेट कम हो जाता है, स्ट्रक्चर छोटा बनता है, ठीक है। कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि नहीं तो पहले जो ये वाला कंप्रेशन वाला कंक्रीट था, इसे तो हम निगलेक्ट करते थे, इसको तो मानते नहीं थे कुछ, ठीक है। और जो हमारी डिफ्लेक्शन आती है आरसीसी में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पीसीसी। पीसीसी मतलब प्री स्ट्रेस कंक्रीट। पीसीसी नहीं, पीएससी। इन प्री स्ट्रेस देयर डज नॉट अकर एनी क्रैक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। जो प्री स्ट्रेस होता है उसमें कोई क्रैक अकर नहीं करता, ठीक है। इन प्री स्ट्रेस देयर डज नॉट अकर एनी क्रैक। फिर उसके बाद अब ये भी इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग मटेरियल। स्ट्रैंड क्या होता है, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, 2 या 3 जितनी वायर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रैंड। टेंडन क्या होता है, टेंडन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैंड के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा टेंडन, और टेंडन की कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा केबल। इसको ऐसे याद रखना, STC सबसे छोटा, स्ट्रैंड, फिर टेंडन, फिर केबल, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो STC को याद करके। जो हमारा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होता है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 to 20% ऑफ द इनिशियल प्री स्ट्रेस। जो इनिशियल प्री स्ट्रेस है उससे कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से 20% ऑफ द इनिशियल प्री स्ट्रेस से, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इफ़ वी आर यूजिंग माइल्ड स्टील। अगर हम माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हैं और HYCT इन PSC, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि लॉसेस आर वेरी हाई, क्योंकि वो थोड़े छोटे स्ट्रेंथ के बाहर होते हैं, तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम जो हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है उसमें हाई स्ट्रेंथ के स्टील वार को हम यूज़ करते हैं। उसमें ये वे चीज़ें नहीं यूज़ करती, जैसे माइल्ड स्टील हो गया, HYST4, ठीक है। ये ऐसे अलग अलग ग्रेड होते हैं ना, 415 हो गया, 500 हो गया, 250 हो गया, ये सब नहीं हम यूज़ करते हैं। अब प्री स्ट्रेस में 2 मेथड आ जाते हैं टेंशनिंग के, एक होता है प्री टेंशनिंग, एक होता है पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग का इससे इसकी डेफिनेशन क्या है, नेम से ये डेफिनेशन। टेंशनिंग क्या करते हैं, कंक्रीटिंग से पहले करते हैं इसकी हम टेंशनिंग। पोस्ट में क्या करते हैं, पहले कंक्रीटिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम कर देते हैं टेंशनिंग, ठीक है। जैसे इधर बता रहा हूँ, पहले टेंशनिंग की, फिर कंक्रीटिंग की, फिर ट्रांसफ़र ऑफ लोड होगा, ठीक है। और इसी का एक मेथड होता है, इसे हॉयर मेथड भी बोलते हैं, ठीक। हॉयर मेथड, इसमें कहता है ये हमारा आ गया कंक्रीट। फिर उसके बाद हमने डाल दिए बीच में टेंडन्स वगैरह, जो केबल्स, इनको पहले हमने किया, ठीक है। ऐसे खाली ब्लॉक है, सबसे पहले एक खाली ब्लॉक है, उसमें हमने ये जो वायर वगैरह डाली हुई है, इसको प्री टेंशनिंग कर दी। फिर उसके बाद कंक्रीटिंग की हमने इसके अंदर, ठीक है। फिर इसको काट कर फिर स्ट्रक्चर में लगा दिया, ट्रांसफ़र ऑफ लोड होगा, तो इसे हम बोलते हैं प्री टेंशनिंग। तो मोस्टली यूज्ड मेथड इन मेकिंग रेलवे, जो हमारे रेलवे के स्लीपर होते हैं ना, उसमें ये मेथड यूज़ होता है प्री टेंशनिंग का। हॉयर मेथड भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये वाला मेथड ही बोलते हैं इसको। तो पोस्ट टेंशनिंग में क्या हो जाता है, पहले हम कंक्रीटिंग कर देते हैं, फिर टेंशनिंग करते हैं, फिर उसके बाद एंकरिंग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक हॉलो डक्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि डायग्राम से मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये एक हॉलो डक्ट
ये हॉलो डक्ट प्रोवाइड किए हुए है, ठीक है, खाली, ये खाली है, इसके बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। पहले हम कंक्रीटिंग कर देंगे, फिर उसके बाद इस डक्ट में हम डालेंगे वायर, उसको फिर टेंशनिंग करेंगे। ये होता है पोस्ट टेंशनिंग। देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द, जो हमारा पोस्ट टेंशनिंग होता है इसके बीच में क्या होता है कि डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होता हमारे स्टील और कंक्रीट के बीच में। वेयर एज जो हमारा प्री टेंशनिंग कंक्रीट है उसमें होता है ना डायरेक्ट कंटैक्ट, है ना, तो क्योंकि उसमें पहले स्टील डालते हैं फिर उसके बाद कंक्रीट डालते हैं, तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाती है, कंटैक्ट जो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारा जो प्री टेंशनिंग है, ठीक है, पी है प्री टेंशनिंग एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट। उसके लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना कि मिनिमम ग्रेड होता है, ठीक है। मिनिमम ग्रेड M40 जो हमने यूज़ करना है, और मिनिमम कवर करना है 20 mm का। मिनिमम ग्रेड कितना यूज़ करना है, M40 करना है, और मिनिमम कवर 20 mm का यूज़ करना है। पोस्ट टेंशनिंग में क्या करना है, मिनिमम ग्रेड 30 यूज़ करना है, और मिनिमम कवर भी 30। फिर उसके बाद ये फॉर्मेट ऐसे आप याद रख सकते हो, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी टॉप में स्ट्रेस कितना होता है, ठीक है, और बॉटम में कितना होता है, इसकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। प्लस डिनोट कर रहा है कंप्रेशन को, नेगेटिव डिनोट कर रहा है टेंशन को। जी आ गया, पहली डायग्राम आ गई जब हम डायरेक्ट प्री टेंशनिंग की है या पोस्ट टेंशनिंग, उसकी वजह से क्या होता है ऊपर नीचे दोनों की कंप्रेशन होती है। फिर उसके बाद हमारे ये जो हमने फोर्स लगाई है बेंडिंग, ठीक है, उसकी वजह से ये बन जाएगा मूवमेंट ड्यू टू प्री स्ट्रेस की वजह से। ये मूवमेंट ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट से ऐसे बन जाएगा। प्लस वाले में क्या होगा, नेगेटिव कंप्रेशन, ये आ गया डेड लोड की वजह से जो बन रही है डायग्राम, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड और डेड लोड। डेड लोड नहीं बोलेंगे इसको, एक्सटर्नली बोलेंगे, क्योंकि देखो ये बीम है, ये वैसे एक्सटर्नल लोड आएगा, ऊपर कंप्रेशन ही आएगी ना, तो नीचे टेंशन आएगी, है ना, तो इसीलिए ऊपर पॉजिटिव कंप्रेशन है, पॉजिटिव जो है हमारा कंप्रेशन है। फिर उसके बाद फिर इसका प्री टेंशनिंग का एक मेथड होता है जिसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी, लेकिन क्वेश्चन फिर भी आ जाता है कि लोड बैलेंस मेथड कौन सा होता है। इफ़ द केबल प्रोफाइल इन द प्री स्ट्रेस मेंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू, ये बोल रहा है कि केबल की इस मेथड में बोलता है कि केबल की प्रोफाइल कैसी होगी, जैसी कि बेंडिंग मोमेंट होगी उस बीम या प्री स्ट्रेस मेंबर की ड्यू टू एक्सटर्नल लोड के कारण, ठीक है। जैसी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी वैसी होगी केबल की प्रोफाइल। ये देखो, ठीक है, ऐसे ये हमारी बीम है, इसमें पी लोड लग रहा है, इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसी होगी, ठीक है, ऐसी होगी ना। फिर उसके बाद इसकी जो केबल प्रोफाइल बनेगी वो ऐसी बन जाएगी, पूरा बेंडिंग मोमेंट के जैसी, बेंडिंग मोमेंट ऐसी बन रही, केबल प्रोफाइल भी ऐसी बनेगी। फिर उसके बाद आ गया है लॉसेज जो होते हैं हमारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। इमीडिएट लॉसेज कौन होते हैं, एक होता है इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से, फ्रिक्शन लॉसेज, एंकरिंग लॉसेज। जो इमीडिएटली लॉसेज अक्कर हो जाते हैं, ठीक है, इलास्टिक, फ्रिक्शन एंड एंकर वाले। टाइम डिपेंडेंट लॉसेज कौन से हो गए, जैसे क्रीप हो गया, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील हो गया ड्यू टू श्रिंकेज, ठीक है। ये तीन तरह के स्ट्रेन लॉसेस होते हैं, क्रीप, रिलैक्सेशन, श्रिंकेज वाला, टाइम डिपेंडेंट होते हैं। फिर उसके बाद आया था हमारा लॉसेस ऑफ स्ट्रैप प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा, ये दिखाया है चेंज इन सिग्मा, ये लॉस है, ये कितना होगा, स्ट्रेन ड्यू टू क्रीप इनटू मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इन दोनों मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वो ये लॉसेस मिल जाएगी ड्यू टू क्रीप। और क्रीप का कोफिशिएंट हमें पता क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है इलास्टिक सॉरी क्रीप डिवाइड बाय जो हमारा स्ट्रेन ड्यू टू इलास्टिक से आता है।
ये सब पुट करके हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ये हमारा मॉडल रेशियो एफ एस स्ट्रेन इन कंक्रीट और ये कोफिशिएंट ऑफ क्रीप। श्रिंकेज की वजह से ऐसे ही मिल जाएगा ई श्रिंकेज इंटू ई एस। इन केस ऑफ प्री टेंशनिंग जो हमारा स्ट्रेन होता है वो कितना होता है 3 × 10⁻⁻⁴। इसको हमने याद कैसे रखना है, जैसे 0.30 फिर 3 0.30 फिर 3 60 MPa जो स्ट्रेन में कर जाता है प्री टेंशनिंग में। पोस्ट टेंशनिंग में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ई सिग्मा डेल्टा सिग्मा इंटू ई एस। श्रिंकेज की वजह से स्ट्रेन आया इंटू ई एस। ई श्रिंकेज हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई लॉग T+2। टी क्या होगा, डेज में होगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, वो कितना हो जाएगा 1 to 5% ऑफ द इनिशियल प्री स्ट्रेस कंक्रीट जनरली कंसिडर 3%। जनरली हम 3% कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा इमीडिएट लॉसेस कौन से होते हैं। ठीक है, इमीडिएट लॉसेस कौन से होते हैं हमने पीछे पढ़े हैं ना, 3 तरह के। 3 जो पढ़ा, इलास्टिक वाला आ गया, एनकरेज वाला आ गया, और कौन सा था एक, मैं भी देखता हूँ एक बार, मुझे याद है या नहीं। इलास्टिक वाला आ गया, फ्रिक्शन वाला आ गया, एनकरेज वाला आ गया। ठीक है, ये हमारे इमीडिएट वाले हैं। तो ये रिलैक्सेशन हो गया, क्रीप हो गया, श्रिंकेज हो गया, ये हमारे को टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। फिर उसके बाद इस फॉर्मूले से भी मैंने देखा न्यूमेरिकल आया है, टेस्ट में आ जाता है। जैसे उन्होंने हमें ये दिया होगा, सिग्मा दिया होगा, लेंथ दी होगी, और लॉसेस ड्यू टू स्लिप के लिए पूछा होगा। ठीक है, एनकरेज की वजह से इस तरह से पूछ लेता है। अब ये सिंपल ही है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। फिर उसके बाद लॉसेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट प्री टेंशनिंग में ये हो जाएगा। टेक्निकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें बाकी और कुछ नहीं है। एफ सी क्या है, जो स्ट्रेस इन कंक्रीट है लेवल ऑफ टेंडन, टेंडन के लेवल में जो कंक्रीट में स्ट्रेस है वो है एफ सी। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना, वो ट्रिक STC। सबसे छोटे क्या होता है, स्ट्रैंड। ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड को बोलते हैं टेंडन, ग्रुप ऑफ टेंडन को क्या बोलते हैं, केबल। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पीछे मैंने बताया था। फिर उसके बाद पोस्ट टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग में अगर सिर्फ ओनली 1 टेंडन करे, ठीक है, जब मैं एक टेंडन लगाया हो तो नो प्री स्ट्रेस लॉसेस होता है। अगर मल्टीपल टेंडन है, उन मल्टीपल को हमें एक ही टाइम में प्री टेंशनिंग करे तो उस केस में भी नो प्री स्ट्रेस लॉस होता है। ठीक है, कोई लॉस नहीं होता प्री स्ट्रेस का। अगर मल्टीपल लगाया लेकिन पहले ऊपर वाला पहले फर्स्ट वाला किया, फिर सेकंड वाला किया, फिर थर्ड वाला, इस तरह से क्या होगा कि जो लॉसेस है वो क्यूमुलेट होते जाएंगे, एड ऑन होते रहेंगे। जैसे फर्स्ट वाले में कौन सा आ जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ की वजह से, सेकंड में थर्ड और फोर्थ की वजह से, थर्ड में सिर्फ फोर्थ की वजह से, फोर्थ में 0 होगा। लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये अक्कर होते हैं इन पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट। लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लेंथ ऑफ साइड और एक होता है कर्वेचर ऑफ साइड। ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऐसे पूछ सकता है कि कैसा फॉर्मूला होता है इसका, कि e⁻−kx में होता है। ठीक है, जी को इतना नहीं इसकी। जैकिंग फ्रॉम वन हैंड, अगर एक हैंड से जैकिंग कर रहे हैं तो फिर x = L, अगर बोथ हैंड से कर रहे हैं जैकिंग तो x = L/2। सो अब तक हमने मैक्सिमम RCC को कवर कर दिया जो हमारे JKSSB JEE के सिलेबस में हुई है। ठीक है, हमने मैक्सिमम कवर कर दी है। तो अब हम जैसे थोड़े मिसलिनियस टॉपिक है वही कर लेते हैं, इनमें से भी कि हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, SSC में तुम्हें ये इम्पोर्टेंट है, जो ESC हो गया उनमें तो ये आते हैं, लेकिन इसमें इनका कोई इतना रोल नहीं है। फर्स्ट पढ़ लेते हैं स्टेयर केस। ठीक है, उसमें हमने क्या है, सबसे पहले याद रखना कि ये होता है हमारा राइज़र, ये होता है ट्रेड, और उसके आगे थोड़ा सा जो
लेंथ होती है उसको बोलते हैं नोजिंग। फिर उसके बाद आ गया जब जो हमारी स्टेयर केस होती है उधर हमने ऐसे रेलिंग लगाई होती है ना, जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूअल कैप, न्यूअल कप। और जो इधर इंटरमीडिएट होते हैं उनको बोलते हैं प्लास्टर, प्लास्टर कुछ भी, न्यूअल कप और प्लास्टर। फिर उसके बाद इम्पोस्ट लोड कितना होता है हमारे स्टेयर केस में, ठीक है, वो हमने देखना है। ठीक है, इम्पोस्ट लोड इन स्टेयर केस कितना होता है, रेजिडेंशियल में होता है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, और हमारे एजुकेशन में होता है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, और मर्चेंटाइल में होता है 5, इंडस्ट्रियल में भी होता है 5। और नंबर ऑफ ट्रेड जो होते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ राइजर -1, राइजर से एक कम होता है हमारा ट्रेड। नंबर ऑफ फ्लाइट जो होती हैं, ठीक है, स्टेप एक फ़्लाइट में कितने होते हैं स्टेप, जैसे ये एक फ़्लाइट है। फिर उसके बाद आ गया प्लेटफॉर्म, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे करके प्लेटफॉर्म आता है, तो फिर से ऐसे करके आती है सीढ़ी हमारी, है ना। ऐसे एक फ़्लाइट में कितने स्टेप होते हैं वो हो रहे हैं, मिनिमम तो 3 होने चाहिए, मैक्सिमम 12। और इसका एंगल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 से लेके 40 डिग्री तक होना चाहिए स्टेयर केस का जो एंगल होता है, ठीक है। ये बनता है ना, ऐसे हम ऐसे इंक्लाइन बनाते हैं स्टेयर केस, और इसका जो एंगल होता है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ये कितना होना चाहिए, 25 से लेके 40 तक का, 40 डिग्री तक का। तो फिर अभी तक हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी थोड़ा सा ही बचा है ये, मतलब मेन RCCU हमारी ये कैसे के लिए है, वो इधर से क्वेश्चन बन जाएंगे जितना हमने पढ़ लिया, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। बाकी मैं जो सारा उसके ऊपर कर दूंगा जो बचता भी है, ठीक है। बाकी आप करो अपना, ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।